हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कंप्लीट रिवीजन करा दिया था। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में डिटेल आपको लेक्चर दिया था। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर देख ले, क्योंकि अगर वो छूट जाएगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आज एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आया हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए अभिक्रिया कोटि का मान 1 हो, यानी n=1 हो। तो इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, सपोज एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। माना कि कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक है R, वो उत्पाद P में बदल जाता है। ठीक है, सपोज कोई रिएक्शन हमने मान ली। अब मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि काइनेटिक्स में कैसे पढ़ते हैं। एट टाइम t=0, जब स्टार्टिंग टाइम था, रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो अभिकारक की सांद्रता तो कुछ ना कुछ रही होगी ना। तो माना वो सांद्रता थी R0। अब स्टार्ट हुई नहीं है रिएक्शन, तो क्या उसमें उत्पाद नजर आएगा? नहीं आएगा, तो उस उत्पाद की सांद्रता 0 होगी। लेकिन t टाइम पर, किसी टाइम t पर, ठीक है, अभिक्रिया में होता क्या है, अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो लगातार घटती रहती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती रहती है। तो माना t टाइम पर अभिकारक R की जो सांद्रता थी वो RT थी। ठीक, अब तो आपको उत्पाद भी नजर आएगा, तो उसकी भी सांद्रता कुछ ना कुछ मान लेते हैं। माना P लिखा था तो PT मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हम वेग को दो प्रकार से लिख सकते हैं। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, इसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। स्टार्टिंग लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो स्टार्टिंग में हमने सीखा था। कौन सा वाला सीखा था? कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है उसका मान सांद्रता परिवर्तन बटे समय परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिख लेंगे। तो रेट को दिखा लेते हैं स्मॉल r से। रेट = चेंज इन कंसेंट्रेशन। चेंज के लिए d यूज करते हैं। किसकी कंसेंट्रेशन? माना अभिकारक ले लिया तो उसकी सांद्रता बटे समय परिवर्तन। क्योंकि अभिकारक की सांद्रता ले रहे हैं इसीलिए यहाँ पर माइनस यूज किया करते हैं। ठीक, इसके बाद अभिक्रिया का वेग लिखने का दूसरा कौन सा तरीका था? वेग नियम के आधार पर। तो वेग नियम के आधार पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता की किसी विशेष घात के समानुपाती होता है। ऐसा करके मैंने आपको लिखाया था। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n का मान यहाँ पर कितना होगा? 1 होगा। तो यानी रेट K × R⁴ 1। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग हमने दो प्रकार से लिख लिया। लेकिन क्या अभिक्रिया का वेग दोनों से अलग अलग आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अभिक्रिया का वेग दोनों जगह से एक ही आएगा। इसीलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो अगर दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल, राइट राइट के इक्वल। इसका मतलब -dr/dt K × R। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सही करते हैं। R दिख रहे हैं तो इनको सेम साइड कर लेते हैं और T को डिफरेंट साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -dr/R, ठीक है, K dt। ठीक, माइनस को उस तरफ ले जा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? dr/R -K dt। अब फिर मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था जो d होता है ये क्या दिखाता है? डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन को अगर आपने कट करना है तो दोनों तरफ क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है ना, समाकलन कर देते हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं।
ठीक है। अब ये देखेंगे कि R यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता है। अभिकारक की सांद्रता कहां से कहां बदल रही है, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर अभिकारक की सांद्रता थी R0 और t इज इक्वल टू t टाइम पर कितनी हो गई RT। तो सांद्रता बदल रही है R0 से RT। और समय कहां से कहां बदल रहा है, समय पहले था 0 अब हो गया t, तो 0 से t तक। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं इंटीग्रेशन के बारे में, उसको नोट कर लेंगे क्योंकि काफी सारे बच्चे इसको नहीं जानते हैं। आपको याद करा देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, मतलब जिसके सापेक्ष हो रहा हो उसके 1/x का इंटीग्रेशन अगर हम कर लेते हैं तो इसका आंसर आता है ln x, नेचुरल लॉग x। वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ फलन चल रहा है r, तो जो ln आएगा वो किसका आएगा, r का आएगा। ठीक है। और लिमिट लगी है r0 से rt, तो r0 से rt। ठीक हो गया। इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन सिंपली क्या करता है, d को हटा देता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t। तो लिमिट लगी है 0 से लेकर t तक। ठीक हो गया। इसके बाद इसे ओपन कर देंगे। सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, फिर लोअर लिमिट की, और बीच में माइनस पुट कर देंगे। तो ln rt माइनस ln r0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ऐसा ही यहाँ करेंगे, k अपर लिमिट लगाएंगे t और लोअर लिमिट लगाएंगे 0। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर लॉग का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, log a माइनस log b इज इक्वल टू क्या होता है, log a अपॉन b। ठीक, इज इक्वल टू माइनस kt। तो कई जगह तो इस फॉर्म में भी ये पूछा जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, स्टार कर देंगे इसको। ठीक। इसके बाद एक चीज यहाँ से बिल्कुल ध्यान रखनी है, वो बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में इस इक्वेशन के बारे में, कि यहाँ से अगर नेचुरल लॉग हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे। नेचुरल लॉग को जब हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर e आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से ln हटेगा तो यहाँ e की पावर में चला जाएगा ये मटेरियल। तो क्या हो जाएगा, rt अपॉन r0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस kt। लेकिन अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। rt इज इक्वल टू r0 को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड कर रहा था वहां क्या करेगा, मल्टीप्लाई r0 e की पावर माइनस kt। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में डिक्टो पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये कैसे डेरिवेट होता है और किस इक्वेशन को ये बताता है। ठीक है ना। तो ये दूसरी चीज होगी, फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। ठीक। तो अभी अभी हमने क्या करा था, ये दो इक्वेशन डिराइव करके लाए थे हम लोग। ठीक है ना। इसमें से एक बार फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन नोट कर ली हमने, ln ऑफ rt अपॉन r0 इज इक्वल टू माइनस kt। अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को प्लस करने के लिए, तो क्या हो जाएगा kt, और इधर माइनस आ जाएगा। माइनस को इधर चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, ln r0 बाई rt। इसको आप रफ में करिएगा, क्योंकि ln कैसे ओपन होता है, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो log b माइनस log a हो जाएगा। जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर, यानी रेसिप्रोकलिंग हो जाएगी अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ln की साइड। ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखनी है, नेचुरल लॉग को, ln का मतलब होता है log एट बेस e। ठीक है ना। ऐसा लॉग जिसका बेस e हो। तो इसको अगर आपने किस में बदलना है, log बेस 10 में बदलना है, तो आप क्या करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, 2.303 से। तो इसको हम याद रखेंगे कि log e यानी नेचुरल बेस लॉग को अगर log बेस 10 पे बदलना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.303 log
10 बेस पर आर नॉट बाई आर टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, यहां से आप क्या करो, टाइम के लिए जो है ये इक्वेशन लिख लो। ठीक है ना, तो t को हम एक साइड रखते हैं, बाकी सारा मटेरियल दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के, t को यहीं रखा, के यहां आ गया, तो log बेस 10 पर आर नॉट अपॉन आर टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है ना, कई बार इसका डेरिवेशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस इक्वेशन के बारे में बता देता हूं। यहाँ पर जो आर नॉट है ये रिएक्टेंट आर की इनिशियल कंसंट्रेशन है, अभिकारक आर की प्रारंभिक सांद्रता, और आर टी क्या है, अभिकारक आर की सांद्रता टी टाइम के बाद। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपने क्या लिखना है, रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता, और यहाँ पर क्या लिखनी है, रिएक्टेंट की वो सांद्रता जो रिएक्शन के टी टाइम पर बची हुई हो। ठीक है ना, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज तो दिखाई दे रही है, कंसंट्रेशन, और एक टाइम। ठीक है ना, थोड़ा इसको चेंज किया, 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस पर, तो कई बार ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है प्रारंभिक सांद्रता, समझने के लिए। ठीक है, कई बच्चों को मैं ऐसे याद कराता हूं कि आप लोग ऐसे याद कीजिए कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आपने ऊपर लिखनी है और नीचे क्या लिखना है, बची हुई सांद्रता, बची हुई सांद्रता। ठीक है ना, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और नीचे क्या लिखना है, बची हुई सांद्रता, मतलब टी टाइम के बाद कितना अभिकारक बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक बार अभी रिवीजन कराता हूं इसका। तो मैंने आपको टाइम निकालना सिखा दिया, किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, माना क्वेश्चन आएगा कि 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 70% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। कोई भी चीज आएगी जब टाइम निकालना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हमारे पास यही क्वेश्चन होगी, इसका यूज करके हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, अगला कंसेप्ट अर्ध आयु का। तो मैंने आपको शून्य कोटि अभिक्रिया में भी बताया था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मतलब होता है कि जब रिएक्शन या तो 50% कंप्लीट होगी हो, एक ऐसे समझ सकते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब रिएक्शन 50% बची हुई हो। ठीक है, और तीसरा ऐसे समझ सकते हैं कि जब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का हाफ हो गई हो, एग्जैक्टली हाफ। ठीक है, तो उसी से आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखना है, अभिकारक की सांद्रता जो प्रारंभिक थी वो तो थी आर नॉट, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता आर टी, यानी अर्ध आयु के लिए टी टाइम, यानी आधे टाइम पर कितनी सांद्रता हो जाएगी, प्रारंभिक सांद्रता का आधा। जहां जहां आप आर टी यूज करोगे वहां पर आपने आर नॉट बाई 2 लिख देना है इसी इक्वेशन पे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग बेस 10 आर नॉट, और अपॉन पर आर टी है, आर टी की जगह आपने आर नॉट बाई 2 यूज करना है। ठीक है, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग 10 बेस पर 2। ठीक है, अब आपको log 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए ओरली। ठीक, log 2 की वैल्यू 10 बेस पर कितनी होती है, 0.3010 अपॉन पर k। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और रिजल्ट यहाँ से निकलने वाला है, ये टी नहीं है, टी हाफ है। ठीक है ना, 50% रिएक्शन होने में फर्स्ट ऑर्डर का कितना टाइम लगता है, तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन पर के। तो इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, हालांकि मैं आपको समरी बना करके दूंगा,
फिर भी आप ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं वो सीख लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 0.693 अपॉन के इक्वल होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, काफी कुछ बचा हुआ है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक साथ बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद समरी बताऊंगा। आप बिल्कुल भी लेक्चर्स ना छोड़ें, जो भी आपको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेनी है तो आप सारे लेक्चर्स देखना, ठीक है। जो भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।